हे एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले हम बात करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न से। तो देखिए, यूपी पीजीटी का जो पेपर होता है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। मतलब आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो भी बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है। दूसरी चीज़ क्या, देर आर टोटल 125 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस होंगे पेपर में। हर एक क्वेश्चन होगा 3.4 मार्क्स का। तो आपके टोटल रिटन पेपर कितने का हो गया, 425 मार्क्स का रिटन पेपर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको ये 125 क्वेश्चंस करने के लिए टाइम कितना मिलता है। तो 2 घंटे का टाइम मिलता है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स का टाइम आपको मिल रहा है। तो अगर आप वैसे सोचो ना, इनफ टाइम होता है 125 क्वेश्चंस करने के लिए। 120 मिनट्स का टाइम गुड इनफ है। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिकल, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर प्रैक्टिकल है। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे अकाउंटिंग के, टैक्सेशन के, इवन इफ जो सॉल्व करने के भी होंगे ना, उसको अगर हटा लें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत सेकेंड्स में पता होता है कि आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब अगली बात, अगर नहीं भी आता है तो हमें कोई ना कोई ऑप्शन मार्क करके ही आना है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी मार्क करके आते हैं ना, तो उसके मार्क्स नहीं कटने हैं। तो मेक श्योर कि सारे 125 क्वेश्चंस पे आप टिक करके आएँ एटलीस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं आ रहा है। करते हैं ना बच्चे कि बचा के रखते हैं, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में टाइम ही नहीं बचता। ऐसे हो सकता है कि आपने, मान लो 10 क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो आपने 10 क्वेश्चंस में सब में एक ही ऑप्शन लगा दिया। या जो भी आपने बेस्ट अपना कैलकुलेटिव गेस लगाया, हो सकता है 2-3 सही हो जाए। ठीक है, तो उसको छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। इसके बाद हम ज़रा इसको बाइफरकेट करते हैं। देखो, रिटन टेस्ट की हमने बात कर ली, 425 मार्क्स का है, जिसमें आपके 125 क्वेश्चंस थे, 3.4 मार्क्स ईच के। ठीक है, अब रिटन टेस्ट का वेटेज कितना होता है, 85% का वेटेज होता है पूरे एग्जाम में। ठीक है, रिटन टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इंटरव्यू का, जो कि होता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और इसका वेटेज कितना होता है, 10% का। ठीक है, और लास्ट आपके कुछ मार्क्स ऐड किए जाते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन के। इसके फिक्स्ड मार्क्स हैं पहले से। अगर आपके पास पीएचडी है या बीएड है, एमएड है, या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो इसके अलग अलग मार्क्स होते हैं। टोटल 25 होते हैं। अब जैसे पीएचडी के 10 मार्क्स हो गए, बीएड के 5, एमएड के 5, स्पोर्ट्स वगैरह के, ऐसे इसके अलग अलग मार्क्स डिवाइडेड हैं। तो वो आपको, अगर आपने किया हुआ है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, पहले से ही उतने मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये आपका 25 मार्क्स का होता है, जिसका वेटेज होता है 5%। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 425 और 50 + 25, टोटल आपका 500 मार्क्स का हो गया, और वेटेज ऑब्वियसली 100%। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम रिटन टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स जितने स्कोर कर सकते हैं उतने कर लें। स्पेशल क्वालिफिकेशन का तो देखो आप कुछ कर नहीं सकते हो, जो डिग्री आपके पास है उतने मार्क्स ऐड कर लो। मोस्टली शायद बीएड होगा, एमएड थोड़ा कम ही होता है। अगर पीएचडी है तो वेल एंड गुड। नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन भी जिसका है वो अपने और मार्क्स ऐड कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली। बट इसमें तो आपकी जितनी डिग्री है उस पर आप अभी ऐड ऑन तो कर नहीं सकते हो। तो हम सबसे ज़्यादा पुश क्या कर सकते हैं कि रिटन टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेके आएँ। तो उसकी स्ट्रैटेजी अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमें किन बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है इसका। ओके, सो नाउ कमिंग टू द सिलेबस। अच्छा, यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने जो सिलेबस निकाला है ना इसका, मतलब जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, उन्होंने ये पूरा सिलेबस हिंदी में दे रखा है। अगर आप इसको सर्च करोगे ना वेबसाइट पे, तो आपको ये सिलेबस हिंदी में मिलेगा। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने इसको पूरा इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, तो अभी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये हिंदी का पूरा आपका दिया ही हुआ है, और यहाँ पे मैंने इंग्लिश का भी पेपर पूरा इसको ट्रांसलेट किया है प्रॉपरली, हेड्स देके। ठीक है, जैसे इन्होंने हिंदी के पेपर में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 3 हेड्स दिए हैं। एक अकाउंट्स का दिया है, एक अकाउंट्स का हेड दिया है। इसी में इन्होंने वित्तीय लेखांकन, मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी रखी है। इसी में इन्होंने
लागत लेखांकन मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी रखी है, कर लेखांकन मतलब कि टैक्सेशन रखा हुआ है, और प्रबंधकीय लेखांकन मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी रखी हुई है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 4 पार्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट इन्होंने जो सेकंड खंड दिया है, खंड ब, उसमें क्या है, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है इसमें आपका है उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकीय रीतियाँ। ठीक है, मतलब आपका इकोनॉमिक्स और स्टार्ट्स वाला पार्ट है। ठीक, अब इसको मैंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना, मैंने इसको थोड़ा और बाइफरकेट करके सारे अलग अलग पार्ट्स में किया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको इंग्लिश में ये सिलेबस चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब देखिए हमें पढ़ना कहाँ से, साथ ही साथ हम बात करते रहते हैं बुक लिस्ट की कि हमें कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आते हैं सबसे पहले। इसमें हमारा क्या क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ये जो दोनों पार्ट है ना, ये अगर आपने पढ़ा हो, देखो अगर आपने 12th तक कॉमर्स पढ़ी है, वेल एंड गुड, आपके पास 11th-12th की जो कॉमर्स अकाउंट्स की बुक्स है ना, उसी से हमारी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो निकल जाएगी। और अगर आपका 12th तक कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं था तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो भी फ्रेंड्स हो या आप किसी से अरेंज कर सको ना, तो 11th और 12th की अकाउंट्स की बुक अरेंज कर लो। कौन सी बुक आती है, DK गोयल नाम से बुक चलती है यहाँ पे, या फिर CBSE, मोस्टली ISC में DK गोयल चलती है, जो कि CBSE बोर्ड में भी चलती है, बट CBSE में कई बार TS ग्रेवाल नाम से भी एक बुक आती है। ठीक है, तो अगर TS ग्रेवाल भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। और UP-PGT जितने सिलेबस के लिए इट्स गुड इनफ, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। ठीक, तो अगर आपने ये प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, ये दोनों 11th की DK गोयल में मिल जाएगा आपको बहुत ही ईजिली, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स पे, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर फॉर फीचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे 12th क्लास की DK गोयल से। ठीक है, मतलब ये और ये पहले के दो जो टॉपिक्स हैं वो आपको 11th की DK गोयल से मिलेगा, और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, वो सारे आपको 12th की अकाउंट्स की बुक, मतलब DK गोयल, TS ग्रेवाल जो भी है आपके पास, उसमें मिल जाएगा। अच्छा देखो, एक चीज़ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी बुक स्टोर पर जाके एक मोटी बुक ले आएंगे और आप UP-PGT क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि हम एक बुक ले लें, 2 बुक, आप 50 बुक्स नहीं खरीदोगे ना, तो आप अरेंज करना कि कौन सी बुक से हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं। वैसे तो मोस्टली अगर आप ऑब्वियसली इसकी क्राइटेरिया में ही है कि आपने मास्टर्स किया हो, तो आपके पास 11th-12th की, अपने ग्रेजुएशन की, अपने मास्टर्स की सारी बुक्स होंगी। कई लोग जो नहीं रखते हैं वो ट्राई करेंगे अरेंज कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतनी बुक्स तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और बहुत बेसिक बुक्स हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी, किसी ना किसी बच्चे से मिल सकती है आपको बहुत ईजिली। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट अकाउंटिंग आप सभी लोग को याद होगा कि हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, BCom सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर किसी ने BBA वगैरह किया है तो फर्स्ट ईयर में भी थोड़ी बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। मोस्टली BCom में हमेशा सेकेंड ईयर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जिसमें एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, बहुत छोटा सा सिलेबस इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग का रखा है। और BCom सेकेंड ईयर में जो बुक चलती है लखनऊ यूनिवर्सिटी की बेसिकली, या UP में वही बुक चलती है ज़्यादातर, ML अग्रवाल की। ठीक है, अगर आपको ML अग्रवाल की बुक मिलती है, अगर नहीं भी मिलती है ना, आपको कोई और बुक मिलती है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक ले लो, किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं तो आपको मिल जाएंगे। और आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का लेक्चर भी डाला हुआ है। ठीक है, और वो मैंने UP-PGT के ही सिलेबस को कवर करके डाला है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग अभी बचा है, वो भी मैं आगे डाल दूंगी। नेक्स्ट आते हैं ज़रा टैक्सेशन पे। टैक्सेशन हम पढ़ते हैं BCom के थर्ड ईयर में, उसके बाद फिर MCom में भी पढ़ते हैं। तो टैक्सेशन में भी इन्होंने बहुत छोटा सा सिलेबस रखा है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एग्रीकल्चरल इनकम, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर और रेजिडेंशियल स्टेटस। कहने का मतलब है क्या, एकदम जो टैक्सेशन का बेसिक होता है ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट, सिर्फ वही रखा है।
अगर आप ये बुक से पढ़ रहे हैं तो जो टैक्स की बुक हम देखते हैं ना HC मेहरोत्रा की, आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई और बुक है टैक्स की, उससे भी पढ़ सकते हो। अपने चैनल पे मैंने पूरा टैक्सेशन कवर कर रखा है और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो सिर्फ यूपी पीजीटी का, मैंने पूरा कंप्लीट यूपी पीजीटी का टैक्सेशन डाला है एज अ मैराथन। और ये सारे सिंगल चैप्टर्स भी डाले हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं दे दूँगी। अगर आप चाहो तो पूरा टैक्सेशन इस चैनल से ही कवर कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपको यूपी पीजीटी में पढ़ने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, आपको ये नहीं करना है कि आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है कि जितना एग्ज़ाम में रिलेवेंट हो। ठीक है, तो आप एक बार, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी अपने वीडियो का, तो आप वो वीडियो देख लेना कि आपको कितना पोर्शन पढ़ना है। पूरी HC मेहरोत्रा कंप्लीट करके नहीं जानी है, एग्ज़ाम में पूछेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप बहुत ईजिली चैनल से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो इसके भी वीडियोस मैंने चैनल पर डाले हुए हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग, टूल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट रिपोर्ट, ये पूरा मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और एज इट इज़ यूपी पीजीटी के लिए ही सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरा मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अलग से, क्योंकि बीकॉम अगर आपने किया है, बीबीए नहीं किया है, तो अलग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑनर्स में चलता है, बीकॉम में प्लेन नहीं चलता, कॉस्ट अकाउंटिंग चलती है, जिसमें कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। तो आप ये पूरा मेरे चैनल से पढ़ सकते हो और इसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगी। ठीक है, लास्ट इसका आपका टॉपिक कौन सा है? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का भी मैंने कंप्लीट वीडियो डाला है, कंप्लीट रेशियो एनालिसिस नाम से, यूपी पीजीटी के लिए। उससे ज़्यादा आपको कहीं से पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी DK गोयल से पढ़ सकते हैं। जो आपकी 12th की DK गोयल है ना, उसमें रेशियो एनालिसिस का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बात खत्म होती है अकाउंट्स की। तो टैक्सेशन पूरा ही और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा मैंने अपने वीडियोस में डाला हुआ है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ये आप पूरा यहीं से पढ़ सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैंने आधा डाला हुआ है, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी आप ML अग्रवाल से पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11th और 12th की DK गोयल से पढ़ सकते हैं या TS अग्रवाल से। अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो भी पढ़ सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट DK गोयल थोड़ी कॉम्प्रहेंसिव बुक लगती है, तो उससे अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट्स गुड इनफ। अब आते हैं ज़रा थियोरी वाले पार्ट पे। 5th आपका जो टॉपिक है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें देखिए क्या क्या है। स्कोप, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इंडस्ट्री, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मैनेजमेंट के नेचर, फंक्शंस, आइडियोलॉजीज ऑफ मैनेजमेंट। फिर कुछ लोगों के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। FW टेलर, हेनरी फेयल, आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह में या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। एल्टन मेयो, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और मैनेजमेंट फंक्शंस। अच्छा, अब ये पढ़ना कहाँ से है? देखिए, आप वैसे अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट या LM प्रसाद की एक बुक आती है, BCom फर्स्ट ईयर में ही चलती है इनफैक्ट, अगर आपके पास वो हो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर नहीं भी है ना, तो आप सिंगल टॉपिक या तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो या तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो। आपको हर अलग अलग टॉपिक के लिए बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी अभी धीरे धीरे इन सब की वीडियोज़ भी डाल दूँगी आगे चल के। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक बुक लेनी है, बट अगर आपके पास मैनेजमेंट की कोई बुक है तो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, आपको सारे टॉपिक्स एक ही बुक में मिल जाएंगे। LM प्रसाद की बुक है तो अच्छी बात है, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं। लास्ट है आपका इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी, अगर आपका 11th-12th में इकोनॉमिक्स रहा ही होगा कॉमर्स के साथ, 11th-12th की जो बुक चलती थी ISC CBSE की अलग अलग बुक्स चलती थी, बट दोनों ही बुक्स में इनफ अच्छे से सिलेबस कंप्लीटेड रहता है। ठीक है, तो आप स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ रिटर्न्स, प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम, एनालिसिस ऑफ, यहाँ से आपका स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे तक आपका इकोनॉमिक्स है, और ये पूरा ही 11th और 12th की बुक्स में अवेलेबल रहता है। तो आपको कोई भी तीसरी बुक
रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 11th और 12th की बुक से पढ़ना है, कहीं से भी और नहीं पढ़ना है। आप किसी भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हों, आपकी जो बुक चलती रही होगी ना 11th 12th में, उसी से पढ़िए। अगर अपनी बुक इनफ नहीं लग रही है तो आप किसी दूसरे बोर्ड के बच्चे से भी बुक ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि मिल जा रही है ईजिली। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी हम स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे कि आपको पढ़ना कितना है, किसके अकॉर्डिंग किस स्टाइल में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपका स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, बिजनेस फोरकास्टिंग, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपका थोड़ा बहुत इंडियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली पूरा स्टैटिस्टिक्स है जो कि आपने आधा 11th क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं बीकॉम में भी, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने बीकॉम में ना पढ़ा हो। इनफैक्ट एमकॉम तक भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीकॉम तक ये सारा सिलेबस कंप्लीटेड रहता है। तो अगर आपके पास बीकॉम वाले लेवल की ये स्टार्ट्स की बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हो, नहीं तो आप वो भी किसी से अरेंज कर सकते हो। और बीकॉम से ऊपर के लेवल का पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक हम यूनिवर्सिटी वाली बुक पढ़ते हैं ना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की, एग्जैक्टली उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये बात हो गई सिलेबस की, और सिलेबस में कि कौन कौन सी बुक से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी। अब अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, देखिए अभी तक हमें एग्ज़ाम की डेट तो क्लियर नहीं है, बताई नहीं गई है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अगर ये अज्यूम करें कि मई या जून तक हमारा एग्ज़ाम होना है, अभी जनवरी चल रहा है, तो ईज़िली वी हैव 4 months लेफ्ट। ठीक है, 4 महीने हमारे पास अभी पूरे हैं। और यूपी पीजीटी एटलीस्ट कॉमर्स की प्रिपरेशन करने के लिए 4 months अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 4 months बहुत कम है, इनफ टाइम है हमारे पास अभी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ हमारे पास बहुत प्लस पॉइंट है कि यूपी पीजीटी में कोई भी जीएस का पोर्शन नहीं आता है। कई स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। ठीक है, तो आपका सारा पोर्शन सिर्फ कॉमर्स का है, वो हमने अभी सिलेबस में देख लिया। 2 महीने आप मान के चलिए कि आपको 2 महीने पूरे देने हैं किस चीज़ के लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अभी हमने जितना पूरा सिलेबस देखा ना, पहले सिर्फ कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं बनता जब तक आप एटलीस्ट सिलेबस ना कंप्लीट कर लो। हाँ, इफ़ यू विश तो आप ये कर सकते हो ना कि 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, बस देख लो कि पेपर पैटर्न किस टाइप का आता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आपको प्रिपरेशन करने में एक डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक टॉपिक में ही पूरी पीएचडी कर लेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे ना यूपी पीजीटी का पेपर कंपैरेटिवली बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट पूछते हैं। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे थोड़े सरफेस लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले 2 महीने हमें क्या करना है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी मैंने जहाँ जहाँ से बताया है, जिन बुक्स से या वीडियोस देख के मैंने आधे लेक्चर्स तो डाले ही हुए हैं, वहाँ से आप पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे। और जो बाद के बचे हुए 2 महीने होंगे ना, जो बाद के 2 महीने होंगे उसमें फिर इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो, जिसमें आप अपना रिविज़न करते रहोगे बार बार। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ इसकी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, उनके पास तो फिर भी इनफ टाइम रहता है। अगर आप दिन में 4-5 घंटे अच्छे से डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, इट विल बी गुड इनफ। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो भी इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज कोई बहुत हेक्टिक सिलेबस नहीं है इसका, जैसे यूपीएससी वगैरह का होता है या यूजीसी नेट का होता है, उतना हेक्टिक सिलेबस नहीं है इसका। तो अगर आप जॉब के साथ भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो भी ईजिली हो जाएगा। आप अपना टाइम 2 महीने की जगह 2.5 महीने 3 महीने भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप फिर अपना मॉक टेस्ट और PYQs जो सॉल्व करेंगे वो 1 महीने का कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले फोकस रखना है हमें किस चीज़ के लिए, कि सिलेबस कंप्लीट करना है। जहाँ जहाँ से मैंने बताया है बस पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमें देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लें। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अभी भी आपको यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हो यूपी पीजीटी की, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।